वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हम लोग आज टॉपिक रहने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो पहले हम लोग जान लेते हैं नेफ्रॉन होता क्या है। तो नेफ्रॉन बेसिकली किडनी का एक फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। जो हम लोग की किडनीज होती है बेसिकली किडनीज का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन के लोग स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं थोड़ा। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो इसे मैं अरेंज करता हूँ अभी। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन का, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ऐसे ऐसे कई मिलियंस पे यूनिट होते हैं, ठीक है। ये एक सिंगल नेफ्रॉन है, ठीक है। ये एक सिंगल नेफ्रॉन है। ऐसे ऐसे हमारे किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनीज होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या बेसिकली हमारा ब्लड वेसल होता है, ठीक ना। इसको हम लोग ब्लड वेसल मान लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लड वेसल ब्लड लेके आता है और उसका एक बंच बना होता है, ठीक है। बंच इसलिए बनाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके वहां पे। सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है। तो बेसिकली एक कैपिलरीज होती है यहाँ पे छोटे छोटे सिंगल सेल की, तो कुछ बंच में होती है ताकि ज्यादा सरफेस एरिया हो तो ज्यादा नेफ्रॉन से अटैचमेंट होगा और ज्यादा वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। बेसिकली इस वाले रीजन को या वापस फिर यहाँ से एक ब्लड वेसल निकल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो ले करके आता है उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल, ठीक है, एट्रियोल। और इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल, ठीक है। इसको हम लोग इफरेंट एट्रियोल बोलते हैं। ए यानी कि जो याद कर सकते हो आप, लेके आए, ई यानी कि जो लेके जाए, ठीक है। अब बेसिकली ये पूरे रीजन को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस होता है, यही होता है मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। अब बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुलस में। तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी हाँ ये ग्लोमेरुलस हमारा ये जो बंच है ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। और ये टोटल कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं बाउमन कैप्सूल, ठीक ना। बाउमन्स कैप्सूल, ठीक ना। तो पूछा यहाँ पे क्वेश्चन कि सिंगल पूछेगा एपिथेलियल सेल कहाँ पे होता है, ठीक है। पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, सिंपल स्क्वैमस जो एपिथेलियल होता है वो कहाँ पे होता है, बेसिकली वो ग्लोमेरुलस में होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी बाउमन कैप्सूल में जो होता है वो क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक ना। एपिथेलियम या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेवमेंट, ठीक है। पेवमेंट भी इसी को हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ये वाला रीजन क्या होता है। तो बेसिकली जहां पे आपको पहला क्वाइड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना उसे हम लोग बोलते हैं पीसीटी, ठीक है। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर नीचे के साइड में जाता है। बेसिकली इन रीजन्स में यहाँ से यहाँ तक रीजन्स में सॉल्ट और वाटर का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है डिसेंडिंग, यानी कि कोई चीज मतलब डिग्रेड हो रही होती है तो उसको हम लोग डिसेंडिंग बोलते हैं। इस ऑर्डर को हम लोग डिसेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नीचे जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और आपको एक बात पता ना चाहिए, यहाँ से भी ब्लड वेसल्स कुछ ऐसे इस पे लगी होती है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स कुछ इसके बीच में एक्सचेंज ऐसे ऐसे करती रहती है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स का कुछ एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूअस ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, पूरे यहाँ पे नेफ्रॉन में हमारे, ठीक है। तो इस वाले रीजन को नीचे का जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। वासा रेक्टा नाम का एक पोर्शन होता है, ठीक है। और सिमिलरली ये ऊपर के साइड जा रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, हेनले, ठीक ना। तो इन वाले रीजन्स में जो ट्यूबुलर पार्ट आपको दिख रहा है नेफ्रॉन का, यहाँ पे बेसिकली एक बार तो एब्जॉर्प्शन होता है इसमें से मटेरियल जो भी इनको एक्सक्रीट करना होता है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। और उसके बाद क्या होता है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो गई जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स हो गए, तो फिर से उनका वापस एब्जॉर्प्शन हो जाता है इन सभी रीजन्स में। इन सभी रीजन्स में वापस उस चीज में क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर सॉल्ट वाटर का होता है। बेसिकली ये सेकंड ये कोल्ड एरिया जो आपको दिख रहा है ये होता है हम लोग का डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डीसीटी का रीजन में आता है। इसके बाद ऐसे कुछ एक मतलब कॉमन स्ट्रक्चर में ये चीजें जाके मिल जाती है जिसको हम लोग बोल देते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि इन सभी स्ट्रक्चर मतलब पूछेगा कलेक्टिंग डक्ट या फिर डीसीटी या फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और हमारा ये ग्लोमेरुलस, ठीक है, और हमारा सॉरी ये बाउमन कैप्सूल, इन दोनों के अंदर क्या होता है, ये पेमेंट वाला सेल होता है, ठीक है, पेमेंट के सिंपल स्क्वामस होते हैं। बट ये वाला रीजन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया हमारा, ठीक है, या फिर डीसीटी हो गया या फिर कलेक्टिंग डक्ट, इन तीनों के अंदर ऐसे मैं लिख देता हूं कलेक्टिंग डक्ट प्लस डीसीटी प्लस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक ना, हेनले, इन तीनों के अंदर क्या होता है सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ठीक है। और पीसीटी के भी क्वेश्चन आया है, पीसीटी में कौन से सेल होते हैं, तो पीसीटी में आपको पता होना चाहिए ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ठीक ना, एपिथेलियल, इनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो इन्हीं सभी सेल्स की बनी होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे ऐसे और ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे कि बाकी के नेफ्रॉन्स एडजॉइन में होते हैं, ठीक है। एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होता है जिससे कई सारे एलोलाई स्ट्रक्चर जुड़े एलोलाई क्या होता है, कई सारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ रहता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, हो गया।